गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। एक्चुअली आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो वर्ड है, आप याद हो तो आप सेकंड चैप्टर के अंदर हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी देखा था कि जिसके अंदर क्या होता था कि लाइट रे इंसिडेंट होता था और वो एनर्जी गेन करके बाहर निकल जाता था, बराबर। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोला था कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सेल। एक्चुअली वो ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। डेफिनेशन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल कि द एनर्जी required to remove an electron from the isolated gaseous state बराबर। The energy required to remove an electron from the isolated gaseous state of the outer cell of element बराबर। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ द आउटर सेल एटम, बराबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जिसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसका सिंबल है डेल्टा आई एच। ओके, सपोज चलो हम लोग एक एटम ले लेते हैं एक्स, गैसियस स्टेट है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। बराबर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो यहाँ पे कोई डेल्टा आई एच हम लोग बोलेंगे, वैल्यू होगी और किसके अंदर होगी? किलो जूल पर मोल। ये क्या है? तो ऐसा यूनिट है, याद रखना। ऐसा यूनिट है, किलो जूल पर मोल। ओके, चलो सेम वे यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है तो इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, लिखते हैं दोबारा कि एनर्जी रिक्वायर्ड to remove first electron, the first electron, तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा आई एच 1 बोलेंगे। सेम वे एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट तो निकाल दिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना है तो डेल्टा आई एच 2 बोलेंगे। चलो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा आई एच 3 बोलेंगे। ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलेंगे डेल्टा आई एच 3। चलो यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखना है
कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा IH1 इज लेस देन डेल्टा IH2 एंड डेल्टा IH3 लिखते हैं. सो द वैल्यू ऑफ first ionization enthalpy is less than second ionization enthalpy, second is less than third ionization enthalpy. ऐसे आगे जाएगा. इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि चलो सपोज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं समझने के लिए एल्यूमिनियम. एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो Al प्लस हो गया. पहले 13 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन था, अब 13 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन हो गया. तो अब यहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बहुत. तो अब इसमें से हमें दूसरा एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. अब उससे भी ज़्यादा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उससे भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू भी इंक्रीज़ होता जाएगा. क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना है. बराबर. चलो अब जो हमें एक्चुअल बात करनी है उसके ऊपर आ जाते हैं, जो है इन पीरियड. हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं. पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं. बराबर. तो क्या होता है, इससे डेल्टा IH, the value of delta IH increases. Delta IH increases in period as we go left to right. The value of ionization enthalpy increases. बराबर. उसका रीज़न पढ़ते हैं कि इंक्रीज क्यों होता है. चलो रीज़न देखने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ही ले लेते हैं. n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं. बराबर. n इज इक्वल टू 2 कि जिसके अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. चलो n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि 2 के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमें करनी है. बराबर. सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद आएगा थर्ड के अंदर बाजू में लिथियम, सोडियम, बेरिलियम एंड उसके बाद आएगा Mg. बराबर. चलो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. चलो n इज इक्वल टू 3 लिया है, दैट मीन्स सभी के अंदर आउटर शेल में क्या होगा, इसके अंदर 3s1 होगा, इसके अंदर 3s2 है, इसके अंदर 3s2 3p1 है, इसके अंदर 3s2 3p2, फॉस्फोरस के अंदर 3s2 3p3, सल्फर के अंदर 3s2 3p4 एंड क्लोरीन के अंदर 3s2 3p5 होगा. हम लोग 18th आर्गॉन को नहीं गिनेंगे. बराबर. तो ये एक हमने पीरियड ले लिया है, थर्ड पीरियड.
कि जिसके अंदर आउटर सेल क्या है, 3 है, जिसके अंदर आउटर सेल क्या है, 3 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ड्रॉ करते हैं ये 1 2 एंड 3, बराबर, कि ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3, एंड यहीं पे ही 3s एंड 3p एंड 3d भी होता है। यहाँ है 2s 2p एंड यहाँ होगा 1s। ओके, तो एज वी गो लेफ्ट टू राइट आउटर सेल इज नॉट चेंज। सबसे पहले तो लिखते हैं कि एज वी गो लेफ्ट टू राइट the outer cell is not changed, but the effective nuclear charge as well as number of electrons increases. Number of electron increase as we go left to right. Outer cell is not change। देखो सबके अंदर 3 है, मतलब आउटर सेल 3 तो चेंज होने वाला नहीं है, बट लेफ्ट टू राइट जाएंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो उसके साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के अंदर एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, बराबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट आउटर सेल चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो फिर क्या होगा, इसकी वजह से अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो फिर एनर्जी required to remove an electron, ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपको समझना है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डेल्टा IH आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, तो सबके अंदर क्या हो रहा है कि आउटर सेल चेंज नहीं हो रहा है, बट उसके साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रोटॉन इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस का वो इंक्रीज होता जाएगा, तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल है। चलो अगर हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया है एंड वीक मैग्नेट लिया है, आयरन जो हम लोग जो भी उसका टुकड़ा लेते हैं वो सेम टाइप का लेते हैं, तो दोनों के साथ अटैच्ड हो गया है, बट जो स्ट्रॉन्ग है उसके साथ रिमूव करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। वैसा ही यहाँ पे है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है बट आउटर सेल तो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो वहीं के वहीं है, तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल है। तो ये पीरियड में हो गया। चलो सेम वे अगर हम लोग देखते हैं इन ग्रुप, हम लोग जाते हैं अप टू डाउन, क्या करते हैं ग्रुप में
अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है, डेल्टा आई एच डिक्रीज होता है, डेल्टा आई एच डिक्रीज होता है। चलो उसका रीज़न पढ़ते हैं कि अप टू डाउन में क्या होता है। समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अगर लिखना है तो यहाँ पे आउटर सेल 2 होगा, यहाँ पे आउटर सेल 3 होगा, आउटर सेल 4 होगा, आउटर सेल 5, आउटर सेल 6 एंड आउटर सेल 7 होगा। अगर हमें दिखाना है तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दैट मीन्स हमें लिथियम यहाँ पे देखने को मिलेगा, सोडियम यहाँ पे होगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि as we go up to down, N increases and due to that the distance towards, और डायरेक्टली लिखते हैं ड्यू टू दैट द अट्रैक्शन towards the last electron decreases। लास्ट इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हुआ, अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ, तो फिर क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा आई एच भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेल्टा आई एच क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप इसको डायरेक्टली एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं। ओके, ये याद रखना, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं। और ऐसा क्यों होता है वो भी हम लोग सीखते हैं कि अप टू डाउन जाते हैं, बराबर। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज क्यों हो जाता है, उसके लिए हम लोग सीखते हैं बेसिकली शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट क्या है? द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by the valence electron, that means outer cell electron in an atom, will be less than the actual charge on the nucleus because of the shielding of the valence electron from the nucleus by intervening core electrons, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, चलो सोडियम ले रहे हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर 11 है,
1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अगर दिखाना है हमें तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड एंड ये थर्ड। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2 एंड ये n इज इक्वल टू 3। तो 1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन है। 2s एंड 2p दोनों आ जाएगा एंड 3s के अंदर सिर्फ एक है। तो क्या होगा कि एक्चुअल जो चार्ज है जो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगना चाहिए, बट देखो कि ये 1 एंड 2 जो है वो एज अ शील्ड प्रोवाइड कर रहा है 3 के इलेक्ट्रॉन को। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एक्चुअल चार्ज लगना चाहिए, अट्रैक्शन लगना चाहिए, वो होता नहीं है। तो ये क्या करेंगे, 1s, 2s एंड 2p ये क्या करेंगे, तो शील्ड प्रोवाइड करेंगे। क्या हो जाएगा, ये शील्ड हो जाएगा। किसके लिए, 3s मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। उसकी वजह से क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पे इतना अट्रैक्शन होता नहीं है। ओके, वो भी एक रीज़न है यहाँ पे कि जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होती जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अप टू डाउन जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। ओके, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ। अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा IH डिक्रीज होगा। बराबर, कि शील्डिंग इफेक्ट मतलब अट्रैक्शन कम हो रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बराबर, चलो, तो अभी भी एक एक्सेप्शनल केस बाकी है जो सॉल्व करना है हमें। बराबर, तो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक पार्ट रब करने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि एक्सेप्शनल केस ये है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज़ हायर देन बोरॉन। एक्चुअली तो बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 4 है, बोरॉन है उसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो बोरॉन का ज़्यादा होना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज़ होगा, बट बेरिलियम का ज़्यादा है। उसका रीज़न सीखते हैं। चलो, इसके पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। 1s2, 2s2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे सिर्फ शील्ड प्रोवाइड कर रहा है 1s, एंड यहाँ पे कौन शील्ड प्रोवाइड कर रहा है, 1s एंड 2s दोनों शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, in boron due to shielding effect attraction ड्यू टू यहाँ पे लिख देते हैं हाई शील्डिंग इफेक्ट, अट्रैक्शन टुवर्ड्स
द लास्ट इलेक्ट्रॉन decreases, बराबर. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. बहुत ही सिंपल रीजन था यहाँ पे तो कि शिल्डिंग इफेक्ट किसके अंदर, बोरॉन के अंदर ज़्यादा है बेरिलियम से, तो उसकी वजह से एट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो डेल्टा आई एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगा. चलो सेम वे एक और एक्सेप्शनल केस है कि डेल्टा आई एच ऑफ नाइट्रोजन is higher than ऑक्सीजन. इसी के अंदर है वो ही पीरियड में कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर 7 है 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा. चलो सेम वे ऑक्सीजन का लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 8 है 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा. चलो यहाँ पे तो शिल्डिंग इफेक्ट तो ला नहीं सकते क्योंकि दोनों में आउटर सेल सेम है, दोनों में 1s 2s शिल्ड प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो आप कि 2p ऑर्बिटल लेते हैं तो उसके अंदर हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है सब ऑर्बिटल के अंदर, एंड ऑक्सीजन के अंदर 2p ऑर्बिटल ले रहे हैं तो 1 2 3 एंड एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो सिंपल यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इज लेस, क्योंकि हर एक के अंदर सब ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, एंड यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इज हाई, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हाई हो जाएगा. ओके, सो बिकॉज ऑफ ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन रिपल्जन in oxygen, delta IH ionization enthalpy is less than नाइट्रोजन. बराबर, यहाँ पे रिपल्जन कम है नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में रिपल्जन ज़्यादा है. उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं, तो रिपल्जन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. रिपल्जन ज़्यादा है तो पहले से वो अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं. तो एक ऑर्डर लिख लेते हैं n = 2 के लिए. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. चलो लिथियम से ज़्यादा तो बेरिलियम का है, बट बोरॉन का बेरिलियम से कम है. उसके बाद वापस तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक और एक्सेप्शनल केस आ जाएगा, एंड वापस फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है. ये जो क्वेश्चन है ना वो नीट 2019 एंड JEE 2017 में पूछा गया था.
मेंस में। आई थिंक मुझे याद नहीं है JEE का, पर JEE मेंस में भी 2016 या 17 में था। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द राइट ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड पीरियड। ओके, तो ये सही ऑर्डर हो गया उसका, बराबर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टडी करेंगे।